नमस्ते दोस्तों, न्याय वेदिका में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम न्याय वेदिका में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हमने पिछले कुछ क्लासेस में देख लिया था अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडियन टेरिटरीज, द रिवोल्ट ऑफ 1857, पीजेंट मूवमेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधीयन एरा फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, गांधीयन एरा सेकेंड फेज। गांधीयन एरा सेकेंड फेज की बात करें तो उसमें हमने देखा था साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, लाहौर सेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट में हमने कांग्रेस का त्रिपुरी क्राइसिस ये कवर किया था। आज हम देखेंगे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। यहाँ से हमारी स्वतंत्रता की कहानी स्टार्ट होती है। तो अगर हम बात करें टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस की तो इसमें मेनली हमें देखना रहता है अगस्त ऑफर, डिमांड फॉर पाकिस्तान, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्रिप्स प्रपोजल, क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद है आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, INA जिसे कहा जाता है। उसके बाद है गोपालाचारी का CR फार्मूला, देसी लियाकत पैक्ट, वेवल प्लान। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, कैबिनेट मिशन प्लान, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, इंटरिम गवर्नमेंट और माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस में आप कुछ इंसिडेंट का घटनाक्रम याद रखिएगा कि वो चीज़ें कब हुई थी। जैसे अगस्त ऑफर, इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे, पर एक बार थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट टाइमलाइन देख लीजिए। अगस्त ऑफर हुआ था 8 अगस्त 1940 में। उसके बाद हम यहाँ पे कवर करते हैं डिमांड फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड की गई थी, डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो हम लाहौर सेशन में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसका टाइमलाइन आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम बहुत सारे इंडिविजुअल सत्याग्रही को देखेंगे 1940 से 41 के बीच। उसके बाद है क्रिप्स प्रपोजल। इन सब का नाम आपने कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में सुना होगा। क्रिप्स प्रपोजल ये आया था मार्च 1942 में। ये टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको दिमाग में एक ढांचा बनाने में हेल्प करेगी कि चीज़ें कैसे कैसे हुई थी। क्रिप्स प्रपोजल मार्च 1942। उसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट। यहीं पे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। ये 1942, 14 जुलाई 1942। उसके बाद हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज। यहाँ पे ये भी चीज़ एक्टिव रही थी। इसका जो है ये भी 1942 आप मान सकते हैं, 1942 में। उसके बाद है राजगोपालाचारी का CR फार्मूला। इन्होंने ये फार्मूला दिया था 1944 में। उसके बाद है देसी लियाकत पैक्ट। इसका इम्पॉर्टेंट डेट है 1945, ये डेट याद रखिएगा। देसी लियाकत पैक्ट कब हुआ था? 1945 में। उसके बाद है वेवल प्लान, ये हुआ था 1945 में ही। उसके बाद एक मेजर इवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। आज की क्लास में हम इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसका डेट याद रखिएगा 1946 में। और उसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान, ये हुआ था 1946 में। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि भारत का संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो संविधान निर्माण करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था। यहीं पर हम देखेंगे, इसका डेट है 1946। उसके बाद हम देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट, इसका डेट है 1946 में ही। और उसके बाद हम देखेंगे माउंटबेटन प्लान। इसी ने भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, भारत और पाकिस्तान में। माउंटबेटन प्लान
1947। और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये था 1947। तो ये है हमारा पूरा कालक्रम, घटनाक्रम, जो कि टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस में कवर किया जाता है। यहाँ पे अगर मेजर इवेंट की बात करें तो आप अगस्त ऑफर ध्यान में रखिएगा, ये अगस्त ऑफर है। उसके बाद है इंडिविजुअली सत्याग्रह, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्रिप्स प्रपोजल ये है। क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है वेवल प्लान 1945, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, कैबिनेट मिशन प्लान ये इंपॉर्टेंट है, 1946 में आया था। और यहाँ पे है माउंट बेटन प्लान 1947। तो ये कुछ मेजर इवेंट है इसमें से भी अगर कवर किया जाए तो। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर हम अगस्त ऑफर की बात करें, अगस्त ऑफर, तो ये ऑफर लाया गया था 8 अगस्त 1940 में, क्योंकि ये जो एरा था ये एरा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। इस टाइम पे वैश्विक स्तर पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने बिना इंडिया से कोई भी बातचीत किए इंडिया को भी एक जो है युद्ध का एक भागीदार देश मान लिया था। और ब्रिटेन ने रिक्वेस्ट की इंडिया से कि वो अपने सैनिक और ट्रूप्स लोगों को भेजे ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। तो इंडियंस ने भी यहाँ पे एक प्रपोजल रखा कि हम आपको सेनाएं तो देंगे, भारतीय लोगों को भेजा जाएगा युद्ध में लड़ने के लिए, पर उसके बदले में आपको हमारी शर्त माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे यही शर्त को जो है जो इसमें से चीज़ें मान ली गई थी उसके लिए एक प्रपोजल लाया गया था कि हम क्या क्या करेंगे अगर आप सेनाएं भेजेंगे। तो ब्रिटेन ने एक अगस्त ऑफर लाया, एक प्रपोजल लाया, जिसमें कहा गया था कि हम आपको अगर हम इस युद्ध में विजयी होते हैं तो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस, पोस्ट वॉर गोल फॉर इंडिया। सेकेंड हम देखते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये दूसरा जो है वो प्रपोजल था, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाएगी टू फॉर्म ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और थर्ड हम देखते हैं कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और अधिक इंडियंस को भर्ती कर दिया जाएगा, मोर इंडियंस अलाउ कर दिए जाएंगे। और एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल भी बनाई जाएगी कि आगे से अगर कभी ऐसा होता है तो हम वॉर काउंसिल उसके लिए बना रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं किया जा रहा, बस हर चीज़ों में इंडियंस का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाने के लिए कहा जा रहा था कि हम कहीं ना कहीं आपको एक स्वायत्तता दे रहे हैं पर पूरी तरह से आपको स्वतंत्र नहीं कर रहे हैं। इसका रिस्पॉन्स यही हुआ कि यहाँ पे इसे रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड बाय बोथ कांग्रेस के द्वारा भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया और मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्लिम लीग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो मेनली चला 1940 से लेके 41 के बीच में, गांधी जी के प्रोटेस्ट के अंडर में। और यहाँ पे विनोबा भावे को फर्स्ट सत्याग्रही माना जाता है जिन्हें अरेस्ट किया गया था। विनोबा भावे सत्याग्रह में पहली बार अरेस्ट हुए थे, ये इंडिविजुअल सत्याग्रही इनको माना जाता है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, इसका सिग्निफिकेंस यही था कि पहली बार फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने कम से कम ये तो कहा कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस, और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया का संचालन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी इंडिया को गवर्न करने के लिए। ये एक तरह से हाईलाइट करती है कि अब वैश्विक स्तर पे ब्रिटेन जो है वो वीक होने लगा था, ब्रिटेन वीक होने लगा था। और ये इससे जो है भारतीय समझ गए थे अब ही वो समय है जब हम
ये ब्रिटेन की जो सत्ता है भारत में उसे पलट के अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। तो ब्रिटेन को वीक होता हुआ अब यहाँ पे ये भारतीय देखने लगे थे कि ब्रिटेन अब कमज़ोर हो चुका है। तो इंडिया का एक तरह से पोजीशन जो है इम्प्रूव हो गया इंडियाज़। अब ये फुल फ्रीडम की मांग करने लगे, फुल फ्रीडम। तो ये सब चीज़ें अगस्त ऑफर का सिग्निफिकेंस है। यहीं पर उसके बाद हम देखते हैं 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन, लाहौर में सेशन हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम याद रखिएगा। इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी, एक अलग जो है देश बनाने की मांग की गई थी पाकिस्तान को। और ये जो परिकल्पना पेश करने वाले जो थे वो थे चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। ये सब स्लाइड में भी लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ। चौधरी रहमत अली। तो ये था 1940 में। उसके बाद हम देखेंगे 1942 में आया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। इस टाइम पे इंग्लैंड के पीएम थे चर्चिल, चर्चिल। यहाँ पर भी कुछ प्रपोजल दिए गए थे, जैसे यहाँ पे भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, डोमिनियन स्टेटस पोस्ट वॉर दे दिया जाएगा, पोस्ट वॉर। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई कि जो भी प्रोविंसेस हैं भारत में वो कोई भी जो है वो कहाँ पे सम्मिलित होना चाह रही हैं, इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, उसको ऑप्ट कर सकती हैं। पर एक्सप्लिसिटली नहीं बोला गया, एक इम्प्लिसिटली ये बात की गई थी, कुड ऑप्ट आउट। ये फर्स्ट टाइम जो है यही क्रिप्स प्रपोजल में ये बात कही गई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएट एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंशन की बात की गई थी कि अब भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, तो इमीडिएट ही हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है एक्सपेंशन कर देंगे। पर यहाँ पे कहा गया कि जो डिफेंस है, इंडिया का जो डिफेंस है वो अब भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के हाथ में ही रहेगा। तो ये सारा क्रिप्स मिशन का प्रपोजल था और इसका भी रिस्पांस हम यही देखेंगे। इसका रिस्पांस भी यही हुआ, किसी भी रिजेक्ट कर दिया गया था बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, रिजेक्टेड। इसे मुस्लिम लीग के द्वारा भी रिजेक्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पे कुड ऑप्ट आउट की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली प्रोवाइड की गई थी, एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं कहा गया था कि पाकिस्तान की को कोई एक डिफरेंट जो है एक कंट्री बना दिया जाएगा, इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई थी। और इसका सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंस इसने ये चीज़ शो कर दी कि कहीं ना कहीं अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो विलिंग हैं इंडिया को सत्ता हाथ में देने के लिए, पर थोड़ा सा और अगर हम जोर लगाएंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं फ्री हो जाएगा। तो ये चीज़ इसने साबित कर दी और इसने एक तरह से कुड ऑप्ट आउट कह के एक सीड बो दिया कि हाँ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जा सकता है। तो ये चीज़ दिमाग में डाल दी गई कि बंटवारा करो और सब लोग अलग अलग हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था अगस्त 1942 में। अब जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ब्रिटेन का वैश्विक स्तर पे एक तरह से वो चीज़ कमज़ोर होने लगी है, उनकी सत्ता कमज़ोर होने लगी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हानि हुई थी। तो अगर उनकी खुद की स्थिति खराब हो चुकी है तो जितने भी कॉलोनियल जो टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिश का शासन है तो वो चीज़ वो कैसे संभाल पाएंगे। तो ये चीज़ अब पॉलिटिकल लीडर्स को समझ में आने लगी थी। तो उन्हें लगा कि अब एक लास्ट पुश हमें देना है अपने आंदोलन को और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था अगस्त 1942 में। यहीं पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने डू और डाई का स्लोगन दिया कि अब वो समय आ गया है, करो या मरो, अब अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल फेंकना है। और यहाँ पे मेन डिमांड यही की गई थी, इस मूवमेंट में डिमांड था कि इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल, इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल, क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो, क्विट इंडिया भारत अब छोड़ दो।
और अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो इसे एक्सेप्ट किया गया था, इस मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था एट बॉम्बे सेशन बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस टाइम पे आईएनसी द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। अगर हम ब्रिटिश रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी शांत नहीं बैठने वाले थे, तो यहाँ पे उन्होंने अरेस्ट करवा दिया महात्मा गांधी को, नेहरू को और अदर जो लीडर्स थे उनको। पर हम यहाँ देखते हैं कि बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, सैबोटाज हुआ, पैरेलल गवर्नमेंट्स इन बलिया और सतारा हम देखेंगे। बहुत तरह से जो छोटे छोटे एक टेरिटरी हुआ करती थी वहाँ पे लोग खुद को आज़ाद घोषित कर दे रहे थे कि ये टेरिटरी आज़ाद रहेगी, जैसे हम बलिया में देखेंगे और सतारा में देखेंगे, ये सारी चीज़ें। और यहाँ हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसने भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया और एक संबल दिया कि हाँ अब चीज़ें जो है सेना के साथ ये चीज़ें की जा सकती हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। और सुभाष चंद्र बोस ने एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया इन सारी चीज़ों को, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया। और यहाँ पे अगर हम मेजर सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस इसका क्या रहा, तो हम इसे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद एक इंटेंस मास अपराइजिंग देखने को मिला था, इंटेंस मास अपराइजिंग। और एक चीज़ प्रूव कर दिया गया था यहाँ पे कि अब इंडियंस जो है किसी भी तरह से ब्रिटिश रूल को जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडियंस विल नॉट एक्सेप्ट ब्रिटिश रूल। इसने चैलेंज किया ब्रिटिश की मोरल अथॉरिटी को कि आप खुद तो लिबर्टी की बात करते हैं और फ्रैटर्निटी की बात करते हैं, पर यहाँ पे आप भारत को आज़ाद नहीं कर रहे हैं। तो एक मोरल अथॉरिटी को चैलेंज करने का काम किया, मोरल अथॉरिटी। अब पोस्ट वार हम देखते हैं ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो खुद को संभालने की स्थिति में नहीं था, तो जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज़ थे उसके, वो उसको कैसे संभालता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह हमने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट में जो भी मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी सुभाष चंद्र बोस की, उन पर भी एक ट्रायल चलाया गया था। तो 1943 से 45 के बीच में कुछ की डेवलपमेंट हुए जिसने इस रेज को और ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसमें हम पहला देखते हैं आईएनए ट्रायल्स जो कि 1945 से 46 के बीच में चला था, इसे हम रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं, रेड फोर्ट ट्रायल, क्योंकि रेड फोर्ट में चला था। और इसने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में, नेशन वाइड प्रोटेस्ट ये अब होने लगा इंडिया में। इसी में हम देखते हैं नेवल म्यूटनी हुआ था, जिसमें आईएनएस तलवार था भारत का, जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट लिख दिया गया था। ये 1946 में हुआ था। और यहीं पे हम देखते हैं कि जब एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो वर्ल्ड वॉर टू के एंड हो जाने के बाद यहाँ पे क्लेमेंट एटली की सरकार आई, क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे, लेबर पार्टी। और इन्होंने अपने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि अगर जो है वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाती है तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्लेमेंट एटली का नाम आप ध्यान में रखिएगा। क्लेमेंट एटली उस टाइम पे इनकी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, तो इन्होंने जो वादा किया था उसको अब निभाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। इसे बेसिकली इसीलिए भेजा गया था कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा सके, जिससे भारत अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके और हम उसे आज़ाद कर सकें। तो कैबिनेट मिशन प्लान इसीलिए आया था। इसे याद रखिएगा, इसे सेंड किया गया था मार्च 1946 में, मार्च 1946। और इसमें कौन कौन शामिल थे, इनके नाम कई बार पूछे जाते हैं, कौन कौन इसमें शामिल था कैबिनेट मिशन प्लान में। तो वो थे पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब इस तरह से नाम याद कर लीजिएगा, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 इसमें शामिल थे। और इसके प्रपोजल की बात करें, तो इनका मेन प्रपोजल था यूनाइटेड इंडिया विथ
फेडरल स्ट्रक्चर, यूनाइटेड इंडिया विथ फेडरल स्ट्रक्चर। क्योंकि भारत बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में यूनाइटेड इंडिया इसे बनाया जाए। दूसरा था एक 3 टियर सिस्टम बनाया जाए, 3 टियर सिस्टम, जिसमें सबसे ऊपर यूनियन होगा, उसके बाद कुछ ग्रुप ऑफ प्रोविंसेज होंगे और उसके बाद प्रोविंसेज होंगे। ये 3 टियर सिस्टम की बात की गई थी। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मैंने आपको बताया गया, जो पहले से चला आ रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात। तो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट। क्योंकि अब इतना जल्दी भारत में चुनाव कराना संभव नहीं था, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो लोगों के लिए जो भी पॉलिसी होगी, नीतियाँ होंगी, या फिर कैसी शासन व्यवस्था को लेके चलना है, इन सबको देखने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसमें केवल इंडियन लीडर्स शामिल होंगे, इंडियन लीडर्स। यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट में पोर्टफोलियो की बात की जाती है, कौन सा विभाग किसको मिला था, तो उसका स्लाइड मैंने आपको PDF में दे दिया है, वो भी मैं पढ़ा दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। तो वो स्लाइड आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा पोर्टफोलियो किसे मिला था। उसके बाद हम देखते हैं, इसी में एक और चीज़ कही गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में, कि एक प्रोविंसेस ग्रुप की बात की गई थी, प्रोविंसेस ग्रुप्ड, कि प्रोविंस को एक ग्रुप में रखा जाएगा, जिसमें एक जो है हिंदू मेजॉरिटी होगा और एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा, हिंदू मेजॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी। यहाँ पे कहीं भी एक अलग पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, तो इसलिए जो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो कहीं ना कहीं इससे नाराज़ थे, तो इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं, दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। ये भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया गया था कि हम इसके खिलाफ एक एक्शन ले रहे हैं, कि ये चीज़ हमें स्वीकार नहीं है। उसी के बाद हम देखते हैं माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये डेट था 3 जून 1947। यहाँ पे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो मार्च 1947 में भारत आए, और उनका जो प्रपोजल था, प्रपोजल वो था पहला पार्टीशन। यहाँ पे पार्टीशन की पहली बार बात की गई थी खुल करके, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था वहाँ पे कहीं भी पार्टीशन की बात नहीं की गई थी, पर पार्टीशन की बात पहली बार माउंटबेटन प्लान में की गई। और माउंटबेटन प्लान में एक था पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और जो कुछ प्रोविंसेस थे जैसे बंगाल, पंजाब, इन सबको खुद दे दिया गया कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप किस प्रोविंस में शामिल होना चाह रहे हैं या किस स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं। तो ये सारे कुछ जितने प्रोविंसेस थे उनको ये खुद दे दिया गया कि आप ऑप्ट कर लीजिए कि आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंस देने की बात की गई भारत को, इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को। तो ये सारी चीज़ें थी माउंटबेटन प्लान में, और इसका एक्सेप्टेंस हम देखते हैं कि इसे बोथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसे एक्सेप्ट हो गया था। और इसका सिग्निफिकेंस अब देखते हैं, सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल पूरी तरह से एंड हो गया भारत से, ब्रिटिश रूल पूरी तरह से एंडेड, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसे रॉयल एसेंट जो है वो मिला था 18 जुलाई 1947 को, और यही डेट इसका इन्फोर्समेंट का भी है, 18 जुलाई 1947। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। यहाँ पे पार्टीशन भी हो गया, पार्टीशन, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्प्लेस्ड हो गए अपनी जगह से, डिस्प्लेस्ड, और कम्युनल राइट्स भी स्टार्ट हो गए थे, कम्युनल राइट्स। तो ये सारी चीज़ें अब होती हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है, हम कहीं ना कहीं जो यहाँ से स्टार्ट है,
इंटरिम गवर्नमेंट हो गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, इन सभी को हम पॉलिटी के पोर्शन में पढ़ते हैं। बाकी हमारा मॉडर्न इंडिया यहीं तक का था। अब हम इसे स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यहाँ पे डिमांड किया गया सेल्फ रूल 1939 से 45 के बीच में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू ने ब्रिटेन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया था और इसने इंटेंसिफाइड किया आईएनसी को और मुस्लिम लीग को पुशेस फॉर इंडिपेंडेंस अमिड ब्रिटिश वॉर इन्वॉल्वमेंट। ब्रिटिशर्स यहाँ पे वॉर में इन्वॉल्व थे और ये इसने कहीं ना कहीं एक तरह से एक अवसर दे दिया आईएनसी को और मुस्लिम लीग को कि अब स्वतंत्र भारत की मांग की जाए। यहाँ पे हम देखते हैं वही 1 अगस्त ऑफर, जिसके इशूअर आप याद रखिएगा, किसे लॉर्ड लिनलिथगो इसने इशू किया था। और इसका प्रोविज़न जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें क्या क्या प्रपोजल दिया गया था। इसमें डोमिनियन स्टेटस भी एक था और इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मैंने आपको बताया कि इससे कहीं ना कहीं लोग खुश नहीं थे, तो इसे आईएनसी के द्वारा मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा जो है इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे हम डिमांड फॉर पाकिस्तान देखते हैं। ये याद रखिएगा कि इसे फर्स्ट सजेस्ट किया था मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद मुस्लिम लीग सेशन में, और इसका नेम जो है ये कॉइन किया गया था चौधरी रहमत अली। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद इकबाल ने इससे सजेस्ट किया था और इसका जो वर्ड जो कॉइन किया था ये पाकिस्तान, ये था चौधरी रहमत अली। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मल रिजोल्यूशन कब पास किया गया था, लाहौर सेशन में, लाहौर सेशन 23 मार्च 1940 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जिन्ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे डिमांड फॉर पाकिस्तान किसने किया, फर्स्ट सजेस्टेड बाय मोहम्मद इकबाल, और ये पाकिस्तान वर्ड कॉइन किया चौधरी रहमत अली ने, और लाहौर सेशन में किया गया था और इसके प्रेसिडेंट थे जिन्ना। इंडिविजुअल सत्याग्रह देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ इंडिविजुअल सत्याग्रही यहाँ पे थे, जिसमें हैं एक जवाहरलाल नेहरू, इन्हें याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव भी थे और संत विनोबा भावे भी थे। विनोबा भावे फर्स्ट सत्याग्रही इन्हें माना जाता है, फर्स्ट सत्याग्रही, ये ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। उसके बाद आप जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव का भी नाम याद रखिएगा, ये यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक क्रिप्स प्रपोजल, ये भी देखिए विंस्टन चर्चिल के टाइम पे ये आया था, विंस्टन चर्चिल, और इसके मिशन के हेड थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि 22 मार्च 1942 में भारत आए थे। इसका ही प्रपोजल मैंने आपको समझा दिया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसे जो है पास किया गया था 14 जुलाई 1942 में, और यहाँ पे प्रपोजिंग इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल, कि ब्रिटिश को विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये याद रखिएगा, मुंबई में जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हुआ था, यहाँ से 8 अगस्त 1942 में इसे स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942, ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, मुंबई। यहीं पे डू और डाई का स्लोगन दिया गया था, अब या तो करो या मरो, और हमें आज़ादी चाहिए, भारत को आज़ादी चाहिए। अब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये लाइक लास्ट मूवमेंट है, तो सब लोग साथ हो जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इनिशियल लीडर थे अरुणा आसफ अली, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, हु होस्टेड द फ्लैग। तो अरुणा आसफ अली का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, इनिशियल लीडर्स थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा लिमिटेड सपोर्ट दिया गया था, एक तरह से न्यूट्रल ही बने रहे थे। और यहाँ पे हिंदू महासभा के द्वारा भी उतना सपोर्ट नहीं दिया गया मास प्रोटेस्ट को। और यहाँ पे मास अरेस्ट हुआ था कांग्रेस लीडर्स का, जिसमें गांधी जी थे, डिटेन कर लिए गए थे। और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। उसके बाद हम आते हैं कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स में, जैसा को मैंने बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो टेरिटरी थी उसको जो है स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसमें बलिया में हम देखते हैं चित्तू पांडे के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे प्रिजनर्स को फ्री कर लिया गया और रैन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, खुद एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे थे। तामलुक, मिदनापुर, बंगाल, यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी कर लिया गया था। सतारा महाराष्ट्र में भी है, तो यहाँ पे इसे लीड किया गया था नाना पाटिल के द्वारा, वाई चौहान के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है अंडरग्राउंड ऑपरेशन, यहाँ पे याद रखिएगा उषा मेहता का रेडियो ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था, उषा मेहता रेडियो। और जयप्रकाश नारायण का भी यहाँ पे रोल था, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस नाम आप ध्यान में रखिएगा, उषा मेहता और जयप्रकाश नारायण। कुछ अंडरग्राउंड ऑपरेशन इनके द्वारा किए जा रहे थे, जैसे इन्होंने आज़ाद दास्तां फॉर्म की थी।
अब यहाँ पे मेन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है आज़ाद हिंद फौज, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। अगर हम इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो इसका इनिशिएशन किया था कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में 1942 में, और इसका रिवाइवल का श्रेय जाता है रास बिहारी बोस को और मोहन सिंह को, कैप्टन मोहन सिंह को। इसमें जो है इसका पूरा इंटरनेशनल आर्मी जो थी, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 40,000 से लेकर 43,000 सोल्जर इसमें थे 1944 तक। और यही इसी में एक रेजिमेंट बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहते हैं। अगर हम इसके सुप्रीम कमांडर की बात करें तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ क्वेश्चंस बने हैं, तो जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो उस तरह से मैं आपको बता दूंगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। और उसके बाद है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। देखिए यहाँ पे फ्री इंडिया का एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी इन्होंने बना लिया था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में बाय सुभाष चंद्र बोस, और इसने प्रपोज किया डिक्लेयर्ड सोवरेनिटी ओवर टेरिटरीज लिबरेटेड बाय INA और शॉर्ट अलायंसेस विथ एक्सिस पावर एंड जापान। और इस आर्मी ने तो सिंगापुर से भारत आते हुए अंडमान एंड निकोबार पे भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और अंडमान निकोबार को सबसे पहले जो है फ्री घोषित कर दिया था, फ्री इंडिया का एक जो है टेरिटरी मान लिया था। सबसे पहले आज़ाद होने वाला माना जाता है अंडमान एंड निकोबार। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आज़ाद करवाया था इंडियन नेशनल आर्मी में। उसके बाद है रेड फोर्ट ट्रायल्स, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी पे चलाया गया था। इसका वेन्यू याद रखिएगा, ये था दिल्ली का रेड फोर्ट फॉर ट्रीजन एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट द क्राउन। और इसके मेन एक्यूज थे कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल शाहनवाज खां, मेजर गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन सब पे चार्ज लगाए गए थे। और यहाँ पे डिफेंस टीम में इनके लॉयर जो थे, एडवोकेट थे, वो याद रखिएगा भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है। बाद राजगोपालाचारी ने एक CR फार्मूला दिया था 1944 में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि CR फार्मूला किसने दिया था, तो ये नाम ध्यान में रखिएगा, राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया। इसने इन्होंने कुछ प्रपोजल दिए थे जिसे CR प्रपोजल कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा CR प्रपोजल किसने दिया था, तो C राजगोपालाचारी थे। और यहीं पे हम देसी लियाकत पैक्ट भी देखते हैं, इसका बस जो है सन इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1945 में हुआ था, जिसमें मेन सिग्नेटरीज थे बालू भाई देसाई और लियाकत अली खान, जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से थे, और कांग्रेस की तरफ से थे भूला भाई देसाई। इसमें की टर्म्स यही रखा गया था कि इक्वल सीट्स दिया जाए फॉर हिंदू एंड मुस्लिम इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जहाँ पे सीट बढ़ाने की बात की जा रही थी, तो वहाँ पे दोनों को ही इक्वल सीट दिया जाए रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स। जो भी इलेक्शन का रिजल्ट हो, भले ही किसी कितनी भी सीट मिले, पर एक तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद हम वेवल प्लान देखते हैं, जो कि लॉर्ड वेवल के टाइम पे आया था। ये याद रखिएगा शिमला कॉन्फ्रेंस इसी टाइम पे हुआ था, वेवल प्लान के टाइम पे। वेवल प्लान का कहीं ना कहीं यही मोटिव था कि हिंदू मुस्लिम एकता को जो थोड़ी बहुत बची हुई है उससे पूरी तरह से ख़त्म कर देना, इन दोनों में पूरी तरह से झगड़ा उत्पन्न कर देना, तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, ये इसका मेन मोटिव था वेवल प्लान का। इस तरह से यहाँ पे एक समझौता करवाया गया था। देखिए जैसे कि यहाँ पे एम तो था पॉलिटिकल डेडलॉक को रिजॉल्व करने का, पर यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंड कर दिया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि मोर इंडियंस होंगे, और एक पैरिटी क्रिएट की गई थी हिंदू और मुस्लिम में कि आप लोग भाई डिसाइड कर लीजिए, हम लोग तो चाहते ही हैं कि एक नई गवर्नमेंट बना दी जाए, आप ही लोग यहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भारतीयों के दिमाग में डाल दी गई थी। तो इसका मेन उद्देश्य यही था हिंदू मुस्लिम को तोड़ना। उसके बाद है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी। ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई थी, जिसमें INS तलवार एक शिप था जिस पर क्विट इंडिया लिख दिया गया था। और इसमें जो मेन लीडर जो एसोसिएट थे उनका नाम है MS खान के नेतृत्व में ये चीज़ की गई थी, MS खान। और लिखने वाले थे दत्त, BS दत्त, ये लिखने वाले थे। और उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसका मेन मोटिव था भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना। प्रपोजल यही था फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मैंने आपको बताया था। ये डेट याद रखिएगा, इसका अनाउंसमेंट 15 मार्च 1946 में किया गया था। और इसके मेंबर्स थे पेंथिंग लॉरेंस, जो मैंने आपको बताया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये थे। इसका अराइवल हुआ था 24 मार्च 1946 को।
और यहाँ पे मेन प्रपोजल मैंने आपको बताया, फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंटरिम सेंट्रल गवर्नमेंट विद इंडियन मेजॉरिटी, फेडरल यूनियन की बात की गई थी कि प्रोविंस ग्रुप किया जाएगा हिंदू मेजॉरिटी में और मुस्लिम मेजॉरिटी में, और इसका पूरी तरह से बैकआउट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। इसलिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिसाइड किया था कि इसका हम बैकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण की बात की गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन 1946 में कराया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा उसमें कौन कौन सा रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहाँ से होगा, तो उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था कि इसके रिप्रेजेंटेटिव भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इसमें हिंदू जो सीट्स थे, हिंदू मेजॉरिटी, उन्हें 80% सीट्स मिली थी और मुस्लिम को बस अप्रॉक्स 20% सीट्स मिली थी। तो इसलिए मुस्लिम ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट किया और डिमांड किया कि हमें एक पाकिस्तान नाम का एक नया राष्ट्र बना के दे दिया जाए, हम इंडिया में शामिल नहीं रहेंगे और हमारी एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी और हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपने लिए। उसके बाद हम देखते हैं इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी 1946 में फॉर ए ट्रांजिशनल एग्जीक्यूटिव, कि एग्जीक्यूटिव को भारतीयों के हाथों में दे दिया जाए। कैबिनेट मिशन रिकमेंड किया था ट्रांजिशनल एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव को, और ये सर्व किया अंटिल 15 अगस्त 1947 तक। इसके बाद भारत को आज़ादी मिल जाएगी, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो अपने हिसाब से अब वो चीज़ें किस तरह से इलेक्शन करवाना है और किस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाएगी ये सब डिसाइड करेंगे। पर अभी तक के लिए हम तब तक के लिए इंटरिम गवर्नमेंट बना दे रहे हैं। तो ये थी इंटरिम गवर्नमेंट जिसका निर्माण किया गया था, जिसे इशू किया गया था 6 अगस्त 1946 को, और इसके नेहरू लेड कांग्रेस के द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं माउंटबेटन प्लान, जिसने भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्रों के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। इस टाइम पे इंग्लैंड के जो गवर्नमेंट होल्ड कर रहे थे वो थे इटली, और यहाँ पे इटली के द्वारा जो वादे किए गए थे अब उसके निभाने का समय आ गया था कि भारत को आज़ादी दे दी जाए। तो इसलिए उन्होंने माउंटबेटन प्लान को भारत में भेजा। माउंटबेटन का जो अराइवल था भारत में 22 मार्च 1947 को हुआ था, ये डेट याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के लिए 2 गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए। गवर्नर जनरल भारत के लिए गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे जिन्ना। अब यहाँ देखिए इनके जो मेन प्रपोजल थे कि पावर ट्रांसफ़र कर देना और पार्टीशन करना इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेट कंट्रीज़ के रूप में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल बताया गया था, फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान टू फॉर्म इट्स ओन असेंबली और खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। पार्टीशन डिसीजन की बात करें तो वी आर रेफरेंडम्स इन बंगाल और पंजाब असेंबलीज, कुछ पार्टीशन के डिसीजन किए गए कि कौन सा पार्ट बंगाल का और पंजाब का भारत में शामिल होगा या फिर पाकिस्तान में, इसके लिए रेफरेंडम कराया गया। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की तो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन का जो डेट था ट्रांसफ़र करने का वो था 15 अगस्त 1947 को। और बाउंड्री कमीशन, बाउंड्री क्या रहेगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके लिए रेडक्लिफ कमीशन लाया गया था जिसने डिसाइड की थी भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोविंशियल डिविजन्स हुए थे बंगाल में और पंजाब में, और इस तरह से एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया था। यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करें तो ये 1947 में आया था और इसे 18 जुलाई 1947 को इसका इन्फोर्समेंट डेट था। इसी दिन इसे एसेंट भी मिला था जो इफेक्टिव हुआ था 15 अगस्त 1947 को। यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का यही मैं कह रही थी कि एक मेंबर ऑफ पोर्टफोलियो, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू थे एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन, इसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के हेड थे। बलदेव सिंह, ये ध्यान में रखिएगा, डिफेंस से रिलेटेड थे, डिफेंस। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के हेड थे। आसफ अली ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जॉन मैथाई, ये इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई से रिलेटेड। जगजीवन राम लेबर से रिलेटेड। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद ये आप ये भी देख लीजिएगा, मुस्लिम लीग के भी कुछ मेंबर्स थे जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी लियाकत अली खान को, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया इंटरिम गवर्नमेंट। अब हम ये टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि यूपी एपीओ में, यूपी पीसीएसजे में और यूपी पीसीएस के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अब हम उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ मुस्लिम लीग हैड एम.ए. जिन्ना एस्टैब्लिश्ड 2 नेशन थ्योरी। इसका आंसर होगा लाहौर सेशन 1940, ये मैंने आपको बताया था स्लाइड में, ये देख लीजिए आप आंसर। ये डिमांड फॉर पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी से ही कहते हैं, डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो ये लाहौर सेशन में दिया गया था, लाहौर सेशन और जिन्ना के द्वारा 23 मार्च 1940 को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। फर्स्ट सत्याग्रही मैंने आपको बता दिया था, विनोबा भावे थे। उसके बाद सेकंड सत्याग्रही की बात करें तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ पे फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे और सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और थर्ड थे आचार्य नरेंद्र देव। ये सेकंड थे और ये थर्ड थे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है द ग्रुप ऑफ लॉयर्स टू फाइट द केस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1946 इन द रेड फोर्ट दिल्ली ट्रायल वाज हेडेड बाय। तो इसे हेड करने वाले थे भूला भाई देसाई। ये इंपॉर्टेंट है कि एडवोकेट तो बहुत सारे थे पर इसमें जो मेन हेड थे वो थे भूला भाई देसाई। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देख लीजिए रेड फोर्ट टायर्स जिसमें डिफेंस टीम में थे भूला भाई देसाई। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है और हुज रिकमेंडेशन कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म। किसके रिकमेंडेशन पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा गठित की गई थी। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके जो है रिकमेंडेशन पे गठित की गई थी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये फॉर्म करने के लिए बोला था कैबिनेट मिशन प्लान में। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नहीं बोला गया था, क्रिप्स मिशन में भी नहीं बोला गया था, कैबिनेट मिशन प्लान में बोला गया था। माउंटबेटन प्लान में तो एक योजना बनाई थी इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए। उसके बाद द आइडिया ऑफ ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम वाज गिवन बाय। तो ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था। तो ये आइडिया देने वाले थे सर मोहम्मद इकबाल। ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे इस आइडिया को देने वाले थे मोहम्मद इकबाल और ये नेम कौन किया था, पाकिस्तान नेम ये किया था चौधरी रहमत अली ने। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा गया है हु चेयर्ड ऑफ लाहौर सेशन। लाहौर सेशन किसने चेयर किया था। तो ये मैंने आपको बताया है मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। अब यूपीपीसीएस के अन्य और भी क्वेश्चन हैं। पहले हमने यूपीपीसीएस जे और एपीओ के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब यूपीपीसीएस क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीपीसीएस के अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं। उसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाकिस्तान रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। जो पाकिस्तान का रिजोल्यूशन था उसे कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये मार्च 1940 में किया गया था, मार्च 1940। ये भी हम देख चुके हैं। यहाँ देखिए मार्च 1940 ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया है हु हैज़ मूव्ड ए रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन द मुस्लिम लीग सेशन ऑफ 1940। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये थे फजलुल हक और इसका सपोर्ट किया गया था खाली कुजामन और जाफ़र अली खां के द्वारा। तो यहाँ पर तीनों में से बस एक नाम दिया गया है खाली कुजामन का, तो हम इस पर टिक लगा देंगे, ये सही आंसर है। उसके बाद है हु वॉज सिलेक्टेड एज फर्स्ट सत्याग्रही इन इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तो फर्स्ट सत्याग्रही हम देखे हैं विनोबा भावे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज प्राइमरली लॉन्च्ड एट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट फर्स्ट टाइम जो लॉन्च किया गया था बॉम्बे से, ये हम देख चुके हैं। यहाँ देख लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ये था बॉम्बे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। मैंने आपको बताया था कुछ अंडरग्राउंड ऑपरेशन हो रहे थे उस टाइम पे। तो देखिए अंडरग्राउंड ऑपरेशन उषा मेहता रेडियो और जयप्रकाश नारायण। तो उषा मेहता यहाँ पे आंसर हो जाएगा, उषा मेहता सी। उसके बाद वेयर वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी को अरेस्ट भी बॉम्बे से ही किया गया था जहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। उसके बाद द फर्स्ट कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज। इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट कमांडर ये किसे कहा जाता है, कैप्टन मोहन सिंह को। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए ये है कैप्टन मोहन सिंह, इन्हें माना जाता है फर्स्ट कमांडर ऑफ INA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट इन्होंने कब घोषित कर दी थी। तो ये था 21 अक्टूबर 1943 में, 21 अक्टूबर 1943। ये भी हमने देखा था। देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट कब इन्होंने घोषित कर दिया था, ये था 21 अक्टूबर 1943 में इन सिंगापुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कंस्टिट्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज। ये मैंने आपको बताया था रानी झांसी रेजिमेंट, ये था रानी झांसी रेजिमेंट।
यानी जो इंडियन आज़ाद हिंद फौज थी उसमें एक रेजिमेंट होती थी जो बेसिकली फीमेल ही उसमें रिक्रूट की जाती थी, उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैड हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन द रेड फोर्ट ट्रायल्स। तो ये हमने देख लिया है कि जो हेड करने वाले थे वो थे भूलाभाई देसाई, ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। हमने देखा था कि जो महात्मा गांधी थे उनके पॉलिटिकल थे गोपाल कृष्ण गोखले, पर सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल लीडर थे, जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे CR दास, चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद स्लोगन किसने दिया था, तो ये देने वाले भी थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। तो देश नायक कहने वाले कौन थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था पहली बार, और राष्ट्रपिता संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को, और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद देखिए इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हुआ था अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट डेलीगेशन इन दिल्ली, जिसमें हम दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, ये 1946 में हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया। और लास्ट में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4-1-2-3। उसके बाद द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, तो मैंने आपको बताया था सर पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। तो सर पैंथिक लॉरेंस का ही इसमें नाम दिया गया है, ये लीड किया गया था इन्हीं के द्वारा। जो हेड थे वो सर पैंथिक लॉरेंस थे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रपोज्ड ए 3-tier पॉलिटी फॉर इंडिया। 3-tier पॉलिटी मैंने आपको बताया था, कैबिनेट मिशन जो आया था, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा सजेस्ट किया गया था 3-tier सिस्टम, यही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसमें है हु प्रिपेयर्ड CR फार्मूला। CR फार्मूला किसने प्रिपेयर किया था। CR फार्मूला राजगोपालाचारी द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेटअप। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम करने की बात की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में। उसके बाद द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड। तो फर्स्ट सेशन कब हेल्ड किया गया था, 9 दिसंबर 1946 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो पहली बैठक थी, जो फर्स्ट सेशन हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी में भी देखते हैं, स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो परमानेंट प्रेसिडेंट एक तरह से कहा जाए, वो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो टेम्परेरी थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पर परमानेंट ही यहाँ पूछा गया है तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया है मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे। कैबिनेट मिशन प्लान से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, तो उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान डे ये घोषित कर दिया था। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946, ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ देख लीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके बाद 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया है विच प्लान बिकेम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म था जो इंडियन इंडिपेंडेंस का प्लेटफॉर्म माना जाता है, तो ये था माउंटबेटन प्लान। यहीं से हम देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यहीं पे लाया गया था 1947। उसके बाद है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन। तो कब ये पास किया गया था, तो ये 18 जुलाई 1947, मैंने आपको बताया था 18 जुलाई 1947 को इसे इन्फोर्स भी किया गया था, और इसी दिन उसे रॉयल एसेंट भी दिया गया था 18 जुलाई 1947 को। इन द इंटरिम गवर्नमेंट हु हेल्ड द रेलवे पोर्टफोलियो। तो ये भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे देखिए रेलवे की बात की जा रही है, तो रेलवे पोर्टफोलियो, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे, ये दिया गया था आसफ अली को। यही क्वेश्चन पूछा है। पोर्टफोलियो से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर तो माउंटबेटन प्लान है। उसके बाद है ये वाला, तो इसका है जुलाई 1947, और ये है आसफ अली। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। जब मैं आपको एनसी का सेशन पढ़ा रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशन जिस क्लास में मैंने पढ़ाए हैं, वहाँ पे मैंने आपको बार बार बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय आईएनसी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे JB कृपलानी। तो यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखिएगा।
तो इस तरह से आज हमने कवर कर लिया है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जिसमें हमने आज देखा अगस्त ऑफर को, डिमांड फॉर पाकिस्तान देखा, इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में समझा, क्रिप्स प्रपोजल देखा, क्विट इंडिया मूवमेंट देखा। उसके बाद हमने आज़ाद हिंद फौज के बारे में चर्चा की, सी राजगोपालाचारी के फॉर्मूले के बारे में देखा, देसी लियाकत पैक्ट, वेवल प्लान। उसके बाद है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, कैबिनेट मिशन प्लान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंटरिम गवर्नमेंट और माउंटबेटन प्लान। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मैं आपको स्लाइड में बस वो चीज़ें मार्क कराती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यूपी एपीओ से रिलेटेड, उन चीज़ों को मैंने मार्क करा दिया है स्लाइड में। आप ये स्लाइड देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने आज कवर कर लिया है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। और इसके बाद के सेशन में हम देख लेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद आपको अगली कौन सी सीरीज चाहिए इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और चीज़ें समझ में आ रही हों तो न्याय वेदिका के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी ओपिनियन या सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके द्वारा इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम आगे और भी सब्जेक्ट्स को भी कवर करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो इसलिए आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। और अगर आपको ये स्लाइड चाहिए होगी जिससे यहाँ आपकी क्लासेस कवर कराई जाती हैं, ये स्लाइड कुछ सैम्पल्स हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये स्लाइड केवल 49 रुपीज़ में मिल जाया करेगी। और इसके साथ ही आपको जो भी यहाँ PYQ डिस्कस किए जाते हैं उसका भी PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये जो PYQ का PDF होगा उसमें आपको जितने भी क्लासेज हो चुकी हैं उसके PDFs दे दिए जाएंगे। और जैसे जैसे आगे की क्लासेज होती रहेंगी आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। और इसके साथ ही आपको ये जो वेदिका कैप्सूल के बारे में मैंने आपको बताया, जो ये स्लाइड्स हैं, ये भी आपको दे दी जाएगी, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सके। इसमें हर चीज़ें बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं। केवल वही चीज़ें इसमें मेंशन है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेवेंट हैं। तो इससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प कर पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।